ठेठ हरियाणा देखण और सुनने वाले ने पवन गिल की राम राम। जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, ये इंडिया गठबंधन अलायंस का टैगलाइन है। लेकिन भारत जोड़ने की बात कहने वाली इंडिया गठबंधन में ही दरार पड़ गई। ये हम नहीं कह रहे। सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी गठबंधन में चल रही खींचातान इस ओर इशारा कर रही है। चुनाव से पहले कई सहयोगी हाथ खींच चुके हैं तो कई आंखें तरेर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी 400 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अब तक सिर्फ 208 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है? क्या चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को बढ़त मिल गई है? क्या इंडिया के आने से थर्ड फ्रंट की गुंजाइश भी खत्म हो गई है? प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए विपक्षी पार्टियों ने एक साथ हाथ मिलाया। 2023 में देश की 26 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाया। वर्तमान में गठबंधन का नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, जो 2022 से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। इंडिया गठबंधन का फुल फार्मूला है जो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। इंडिया गठबंधन के प्रमुख दलों में कांग्रेस के साथ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, आम आदमी पार्टी यानी आप, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल शामिल हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए गठबंधन के लिए अब की बार 400 पार का नारा दिया है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचातान देखने को मिली है। लंबी चर्चा के बाद आखिरकार बिहार में इंडिया गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ। कांग्रेस 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि वाम दलों को 5 सीटें दी गई हैं। सबसे ज़्यादा 26 सीटें आरजेडी को मिली हैं। अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव को भी बड़ा झटका लगा है। पप्पू यादव लगातार सीट पर अपना जो पूर्णिया सीट है उस पर अपना दावा कर रहे थे, लेकिन बंटवारे में पूर्णिया सीट आरजेडी के हिस्से में आई है। आरजेडी ने गठबंधन में सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले ही जेडीयू से आई बीमा भारती को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। हालांकि अभी भी पूर्णिया सीट से दावेदारी कर रहे पप्पू यादव पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। उन्होंने सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले एक्स पर पोस्ट किया, सीमांच कोशी जीत कर देश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे, पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इतना ही नहीं, शिवपाल और मघेरपुरा सीट भी आरजेडी के खाते में गई है, जहां से पप्पू यादव या उनकी पत्नी चुनाव लड़ चुकी हैं। दूसरी तरफ लेफ्ट छोड़ कांग्रेस का हाथ थामने वाले युवा नेता कन्हैया कुमार को भी झटका लगा है। बेगूसराय सीट सीपीआई के हिस्से में आई है। बता दें कि 2019 में कन्हैया कुमार ने यहीं से सीपीआई के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं औरंगाबाद सीट भी आरजेडी ने अपने पाले में ले लिया है। रवि उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार, यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आरजेडी ने कांग्रेस को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। इसे आरजेडी या फिर लालू की मनमानी कह लीजिए। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तेजस्वी को आगे करना है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले ही शिवसेना यूबीटी ने अपने 17 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी आम चुनाव में कुल 22 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसके बाद कांग्रेस और घटक दलों में नाराजगी बढ़ गई है। एमवीए नेताओं का कहना है कि गठबंधन धर्म नहीं निभाया जा रहा है। संजय निरुपम कांग्रेस नेता, शिवसेना ने
कांग्रेस पार्टी को दबाने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी को हमेशा के लिए मुंबई से खत्म करने का षड्यंत्र हो रहा है। कांग्रेस नेतृत्व को एक स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर कांग्रेस को बचाना है तो दो ही विकल्प है, पहला हम गठबंधन तोड़ दें और दूसरा हम फ्रेंडली फाइट करें। वही प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट तय कर दिए हैं। इसके अलावा स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष पूर्व सांसद राजू शेट्टी भी एमवीए के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि सीट शेयरिंग तो दूर, विपक्षी पार्टियों में दरार शुरू से ही दिखने लगी थी। इंडिया गुट की नींव रखने वालों में से एक नीतीश कुमार ने पाला बदला और एनडीए में शामिल हो गए। वहीं इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली, गुजरात सहित 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में कुल 46 सीटों पर गठबंधन हुआ है। हालांकि आपने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को ना कहते हुए पश्चिम बंगाल में एकला चलो की नीति अपनाई। ऐसा ही हाल केरल में भी दिख रहा है, जहां कांग्रेस अकेली नजर आ रही है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन की थोड़ी लाज बची। कई दौर की वार्ता के बाद समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 सीट देने पर राजी हुई है। बता दें कि गठबंधन के ऐलान से पहले ही अखिलेश यादव ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया था। इन सब बातों को देखकर लगता है कि चुनाव से पहले क्षेत्रीय पार्टियों के गढ़ में इंडिया अलायंस हवा होता नजर आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषक सायंत घोष कहते हैं 2023 में जब ये इंडिया गठबंधन बना था तब तो गठबंधन का रूप था और आज गठबंधन जहां पर है ये दोनों परिस्थितियां बहुत अलग हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं किसी किसी जगह पर स्टेट सेंट्रिक सीट शेयरिंग ज़रूरी है, लेकिन मेरे हिसाब से महागठबंधन की जो अवधारणा है उसके हिसाब से हर विपक्षी दल एक साथ आएगा और 1 to 1 चुनाव होंगे। या तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा या फिर मैं विपक्ष को वोट दूंगा, लेकिन ये स्थिति अब नहीं है। इसको हम पश्चिम बंगाल के संदर्भ से समझ सकते हैं। यहाँ ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वहीं कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन में है। बता दें कि तीनों पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में वोट बंटने का फायदा बीजेपी को है जो हो सकता है। वरिष्ठ पत्रकार आरती जेरथ ऐसा नहीं मानती है। उनका कहना है कि पीएम मोदी का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन के पास कोई चेहरा नहीं है। अगर वो नेशनल लेवल पर 1 to 1 करते हैं जैसा वो पहले ऐलान कर रहे थे, इसके लिए उन्हें एक चेहरा चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई चेहरा नहीं है। ऐसे में इंडिया गठबंधन चाहती है कि राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव न होकर राज्य स्तर पर चुनाव हो। राष्ट्रीय स्तर पर कोई चेहरा नहीं है, न ही उनके पास कोई बड़ा नारा है और न ही राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कहने को है, लेकिन राज्यवार कई जगहों पर मजबूत क्षेत्रीय नेता है। ऐसे में उनकी कोशिश है कि राज्यवार मुकाबला हो, जहां वो राष्ट्रीय मुद्दों की जगह क्षेत्रीय मुद्दा उठाएं। 2004 की पुनरावृत्ति करने की कोशिश हो रही है। सीट शेयरिंग को लेकर पेच की बड़ी वजह कांग्रेस मानी जा रही है। जानकारों का मानना है कि राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस का जनाधार घटा है। लोकसभा चुनाव से पहले पिछले साल 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में क्षेत्रीय दल कांग्रेस को ज़्यादा सीटें नहीं देना चाहती हैं। इन राज्यों में अब तक हुआ गठबंधन दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4, कांग्रेस 3, गुजरात में कांग्रेस 24, आप 2, हरियाणा में कांग्रेस 9, आप 1, गोवा में कांग्रेस दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी, चंडीगढ़ 1 सीट कांग्रेस लड़ेगी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस 17 और एसपी सहित अन्य 63 सीटों पर, तमिलनाडु में 10 सीटें पांडिचेरी सहित पर कांग्रेस, 22 सीटों पर डीएमके, बिहार कांग्रेस में 9
आरजेडी 26 और लेफ्ट को 5 सीट। इन राज्यों में खींचातान जारी। झारखंड, महाराष्ट्र इन राज्यों में नहीं बनी बात। पंजाब में आप अकेले लड़ेगी चुनाव। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने नहीं दी सीट। केरल में लेफ्ट से गठबंधन नहीं। आरती जेठ वरिष्ठ पत्रकार, क्षेत्रीय नेता अपने राज्यों में बेहद मजबूत है। सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है। दक्षिण भारत के अलावा वो उत्तर भारत में बीजेपी का मुकाबला ही नहीं कर सकती। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र में वो जूनियर पार्टनर है। कोई जड़ नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई संगठन नहीं है, इसलिए नेशनल परिप्रेक्ष्य में वो कमजोर पड़ जाती है। ऐसे में क्षेत्रीय दल चाहेंगे कि ये राष्ट्रीय सतर पर चुनाव न होकर लोकल चुनाव रहे, जहां उन्हें फायदा मिल सके। एक तरफा सीट शेयरिंग का टंटा है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में लगातार बिखराव देखने को मिल रहा है। विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस साल जनवरी में इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। दूसरा झटका उत्तर प्रदेश में आरएलडी के रूप में लगा। जयंत चौधरी ने भी बीजेपी से हाथ मिला लिया है। महाराष्ट्र में अब प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषक सायंतन घोष कहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का अस्तित्व नहीं बचा है। हर क्षेत्रीय दल का अपना राजनीतिक एजेंडा है। बीजेपी के प्रेशर की वजह से सभी क्षेत्रीय दल अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि गठबंधन उनकी प्राथमिकता है या अपने उद्देश्यों की पूर्ति उनकी प्राथमिकता है। हालांकि आरती जेरथ का मानना है कि कई राज्यों में भले ही सीट शेयरिंग का पता बात नहीं बनी, लेकिन पार्टियां अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ममता बनर्जी ने तो कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने इंडिया गठबंधन को छोड़ा नहीं है। उनकी मेंबरशिप तो अभी भी है। क्या इंडिया गठबंधन के गठन से इस बार के चुनाव में थर्ड फ्रंट की संभावनाएं खत्म हो गई हैं? इस सवाल के जवाब में सायंतन घोष कहते हैं, भारत में ऐसी परिस्थितियों में थर्ड फ्रंट नहीं बन सकता है। इंदिरा गांधी के बाद लोगों के मन में ये बैठ चुका था कि सरकार गठबंधन करके ही बनती है। इस वजह से 2004 तक हमने कई प्रधानमंत्री देखे। पिछले एक दशक में बीजेपी ने जनता को स्थिर सरकार का विकल्प दिया है। लोगों को पता चल गया है कि बहुमत की सरकार क्या होती है। ऐसे में खंडित विकल्प नहीं हो सकता। 1989 1991 के बीच नेशनल फ्रंट, इसके बाद 1996 और 98 के बीच यूनाइटेड फ्रंट देखने को मिला। 2009 के चुनाव में सीपीआईएम ने तीसरे मोर्चे के गठन का नेतृत्व किया। 2009 के चुनाव से पहले नए गठबंधन के पास 109 सीटें थी, लेकिन उस चुनाव में उसे केवल 82 सीटें मिली। 2014 और 2019 में भी थर्ड फ्रंट की हल्की झलक देखने को मिली, लेकिन बात नहीं बन सकी। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव ने गैर कांग्रेस और गैर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बनाने की कोशिश की थी। इसे फेडरल फ्रंट कहा गया। हालांकि यह फ्रंट मूर्त रूप नहीं ले सकी। बीजेपी ने करीब सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने इसके साथ ही स्टार प्रचारों की सूची भी जारी कर दी है। जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले बीजेपी इंडिया गठबंधन के मुकाबले बहुत आगे दिख रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने से भी इंडिया गठबंधन को झटका लगा है। जानकारों की माने तो बीजेपी को टक्कर देने के लिए अभी तक इंडिया गठबंधन के पास कोई पुख्ता रोड मैप नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो न्याय यात्रा है, उसमें विपक्ष के कई नेता शामिल हुए, लेकिन कईयों की अनुपस्थिति ने सवाल भी खड़े किए। वरिष्ठ पत्रकार आरती जेरथ कहती है, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता क्या चाहती है।
जनता आज के समय में चुप है। हम अभी बीजेपी का प्रचार सुन रहे हैं। जनता क्या सोचती है ये हम अभी नहीं जान पा रहे, क्योंकि जनता अभी चुप है। जब ईवीएम खुलेगा तो ही जनता के मूड का पता चलेगा, और कभी कभी जनता सरप्राइज भी करती है। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फॉलो जरूर कर लें।